नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल उपलब्ध करा रहे हैं, वो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही नहीं, बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने ही एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी के लिए ये हमारे वीडियोज़ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज जो हम भाग लेकर आ रहे हैं वो है 46वां। इस भाग में कुल 15 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और जितने डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं सभी या कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के एग्ज़ाम में अथवा जीडीसी के एग्ज़ाम में अथवा यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या उसी के सराउंडिंग दूसरे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला हमारी किस प्रकार से है। तो आज का पहला प्रश्न ये रहा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन प्रयोगात्मक अनुसंधान अभिकल्प के प्रकार की रिसर्च डिजाइन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कितने प्रकार की होती है। तो पहला है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, दूसरा है ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और तीसरा है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। 3 प्रकार की एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होती है। अब हम प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं और यह जानते हैं कि वह एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जिसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है। कंट्रोल ग्रुप जिसमें नहीं होता है, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को एक और नाम से हम जानते हैं ट्रीटमेंट ग्रुप, जिस पर हम कोई ट्रीटमेंट देते हैं। तो वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जिसमें कंट्रोल ग्रुप नहीं होता है, केवल एक ग्रुप होता है, उसे कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन कहेंगे? तो वो है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 है वह एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जिसमें रेंडमाइजेशन नहीं होता है, यादृच्छिकरण संभव नहीं होता है, वो कौन सा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है? तो वो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रेंडमाइजेशन में इसके पहले मैंने बताया था कि 3 चीज़ों में एक चीज़ का अभाव होता है। तो यदि एक उसमें ये भी है रेंडमाइजेशन, अगर रेंडमाइजेशन नहीं है तो वो है क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है वो। प्रश्न नंबर 4 है क्या भारतीय सेना में ग्रामीण युवाओं की नियुक्ति करना सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है? तो हाँ, अगर ग्रामीण युवाओं को अगर सेना में भर्ती कर दिया जाए तो सामाजिक गतिशीलता होगी वहां पर, क्योंकि नियुक्ति के पश्चात इनका रहन सहन का स्तर उच्च होगा और रहन सहन का स्तर जब उच्च हो गया तो वहां पर सोशल मोबाइलिटी है, सामाजिक गतिशीलता। वहां पर सामाजिक गतिशीलता में क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता में कि रहन सहन का स्तर बढ़ जाना या नीचे हो जाना। तो अगर रहन सहन का स्तर बढ़ रहा है, रहन सहन का स्तर बढ़ गया तो वो सामाजिक गतिशीलता है। और कौन सी होगी? अपवार्ड सोशल मोबाइलिटी होगी, ऊर्ध्वाधर सामाजिक गतिशीलता होगी वहां पर। और यदि ऐसा कार्य किया जाए जिसमें कि रहन सहन का स्तर गिर जाता है
तो सोशल मोबाइलिटी तो होगी, लेकिन डाउनवर्ड सोशल मोबाइलिटी होगी, ये ध्यान रखना है। यानी जो नीचे जाती है डाउनवर्ड सोशल मोबाइलिटी होती है वहाँ पर। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, संप्रत्यय निर्माण का सही क्रम क्या है? तो संप्रत्यय निर्माण, कोई कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट यदि हमारे मस्तिष्क में होता है तो वो कई चरणों से होकर गुजरता है, वो 6 चरणों से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन ऐसे ही नहीं हो जाता है कि हम कोई चीज़ पढ़े और हो गया। किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट जब निर्मित होता है तो 6 चरणों से गुजरता है। पहला है समस्या का साक्षात्कार, प्रत्यक्षण समस्या का, परसेप्शन समस्या का, फिर दूसरा है समस्या का विश्लेषण, उसके बाद एनालिसिस किया जाता है उसका, फिर समान अंशों की पहचान की जाती है, फिर अंतर देखा जाता है, फिर समान एवं भिन्न अंशों का अमूर्तीकरण किया जाता है, और अंत में होता है क्रांतिक विशेषताओं का अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग। प्रश्न नंबर 6 है, गेने के सीखने के 8 प्रकार। इसके पहले के वीडियोज में हमने बताया भी है। गेने के सीखने के 8 प्रकार हैं। निम्न 5 प्रकार में पहला एवं अंतिम प्रकार बताना है। 8 प्रकार हम नहीं दे रहे हैं, 5 प्रकार हम दे रहे हैं यहाँ। पहला है संकेत अधिगम, दूसरा है श्रृंखला अधिगम, तीसरा है नियम अधिगम, चौथा है संप्रत्यय अधिगम, और 5वां है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो अब इसमें सबसे पहला अगर पूछा जाए कि सबसे पहला चरण कौन सा है, सबसे पहला प्रकार क्या है, तो वो है संकेत अधिगम। और सबसे अंतिम अगर पूछा जाए कि सबसे अंतिम कौन सा है, तो वो है नियम अधिगम, रूल लर्निंग। देखिए यहाँ पर कहीं कहीं गड़बड़ होता है, कहीं कहीं धोखा करते हैं। धोखा क्या करते हैं कि संप्रत्यय अधिगम को कहीं कहीं लोग पहले सबसे बाद में मान लेते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि संप्रत्यय अधिगम पहले, नियम अधिगम जो होता है सबसे लास्ट में होता है, संप्रत्यय अधिगम लास्ट में नहीं होता है। कॉन्सेप्ट, कुछ लोगों का मानना है कि कॉन्सेप्ट सबसे लास्ट में बनता है, तो कॉन्सेप्ट के लास्ट में भी कोई नियम बनता है। तो ये ध्यान रहे, सबसे अंतिम नियम अधिगम है, पहला संकेत अधिगम, और इसमें से अगर 5वां है यानी अंतिम, तो वो है नियम अधिगम। इसको सीरियल से लगे रखें अगर, तो सबसे पहले है संकेत अधिगम, फिर है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, फिर है श्रृंखला अधिगम, फिर है संप्रत्यय अधिगम, और सबसे अंत में है नियम अधिगम। अब है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 है, टॉलमैन की साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग को एक और नाम से जाना जाता है। तो साइन थ्योरी ऑफ लर्निंग को लेटेंट लर्निंग भी कहा जाता है। इसको कहते हैं हिंदी में गुप्त सीखना। प्रश्न नंबर 8 है, टॉलमैन के अनुसार सीखने के कुछ प्रमुख प्रकार हैं। टॉलमैन ने सीखने के कुछ प्रकार बताए हैं, वो है कुल 6 प्रकार। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि टॉलमैन के अनुसार सीखने के कुल कितने प्रकार हैं, तो वह 6 प्रकार। पहला है कैथेसिक्स, दूसरा है तुल्यता विश्वास, तीसरा है क्षेत्र प्रत्याशा, चौथा है क्षेत्र संज्ञान प्रकारता, 5वां है प्रणोद विभेदन, और 6वां है पेशीय प्रारूप। अब है प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 है, कॉग्निटिव मैप, संज्ञानात्मक नक्शा का प्रत्यय किसने दिया? तो कॉग्निटिव मैप का कॉन्सेप्ट जो है टॉलमैन ने दिया है। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रेरकों की प्रकार्यात्मक स्वायत्तता यानी फंक्शनल ऑटोनॉमी की अवधारणा किसने विकसित की है? तो वो है आलपोर्ट ने। फंक्शनल ऑटोनॉमी यानी प्रकार्यात्मक स्वायत्तता की अगर बात आती है तो वहाँ पर आलपोर्ट होंगे। प्रश्न नंबर 11 है, स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन
स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन में व्यवहार रचना हेतु कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है? व्यवहार रचना हेतु तो वो होगा प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि किसी विषय वस्तु को सिखाने के लिए धीरे धीरे पुनर्बलन देते हुए सही अनुक्रिया के करीब लाया जाता है। इसमें किसी विषय वस्तु को सिखाने के लिए धीरे धीरे पुनर्बलन देते हुए सही अनुक्रिया के नज़दीक लाया जाता है, अप्रॉक्सीमेट लाया जाता है। इसलिए इसे कहा गया है प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन। अब है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जब शिक्षक के पास समय की कमी होती है तब वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग करना चाहेगा? शिक्षक के पास जब समय की कमी है, सोचता है कि कौन सा ऐसी विधि हम ले लें जिसमें कि हम बहुत जल्दी पढ़ा दें, कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दें। तो ऐसी शिक्षण विधि है निगमन विधि। निगमन विधि जब है तो कम समय में, अगर शिक्षक के पास कम समय है तो वह निगमन विधि को चूज करेगा। इस विधि में सूत्र सिद्धांत नियम पहले बता दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें में सूत्र सिद्धांत नियम पहले बता दिए जाते हैं और उसी सूत्र पर रख के प्रश्न को हल कर दिया जाता है। और इसके जनक की बात कहें अगर निगमन विधि के तो अरस्तु है। अब है प्रश्न क्रमांक 13। वह विधि जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो इसमें भी सामान्य क्या है, सामान्यीकरण क्या है। कोई अगर ब्याज का सूत्र है तो वो सामान्य है, वो सामान्यीकरण, ब्याज का सूत्र पर अगर हम आ गए तो सामान्यीकरण पर आ गए। तो ब्याज के सूत्र पर अगर सारी उसकी वैल्यूज रख कर के हम निकाल देते हैं उसका मान, तो यानी विशिष्ट की ओर हम आ गए। तो वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलना क्या है, निगमन विधि ही है वो। प्रश्न नंबर 14 है, वह शिक्षण विधि जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं तो वो भी निगमन विधि है। और निगमन विधि के पैरेलल एक और है विश्लेषण विधि। तो जब अज्ञात से ज्ञात की ओर चला जाता है तो वो विश्लेषण विधि अथवा निगमन विधि है। प्रश्न नंबर 15 और अंतिम प्रश्न है, वह शिक्षण विधि जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, या किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, हम ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं। तो किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए जो विधि हम अप्लाई करते हैं तो वह है आगमन विधि। तो अगर किसी वह शिक्षण विधि जिसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं तो वो आगमन विधि है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसी गणित की प्रमेयों को हल करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो उसमें भी आप लिखेंगे आगमन विधि का। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की श्रृंखला हमारी यहीं पर संपन्न होती है। 15 प्रश्नों की श्रृंखला थी। सभी प्रश्न 15 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पुनः हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे वीडियोज़ को पूरा देखा करें। तो इतनी देर तक आपको देखने के लिए धन्यवाद।